फ्रेंड्स, हमारा आज का विषय है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में कैशबुक और पासबुक के जो डिफरेंस आते हैं वो कौन कौन से पॉइंट होते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है और उसका फॉर्मेट कैसा होता है। अब उनमें डाले जाने वाले पॉइंट क्या होते हैं, ज़रा ध्यान से समझेंगे। तो आप देख सकते हैं कैशबुक एंड पासबुक के शेषों में निम्नलिखित कारणों से अंतर होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है चेक काटा गया परंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। मतलब क्या है कि हमने यानी कि बिजनेसमैन ने जिसका बैंक में करंट अकाउंट था उसने किसी को चेक से पेमेंट करी, लेकिन वो चेक को बैंक में प्रेजेंट नहीं कर पाया किसी भी कारणवश। तो बैंक में प्रेजेंट नहीं कर पाया तो हमने क्या करा, हमने अपनी कैश बुक में यह मानकर कि वो जो है पैसे वहाँ से निकाल लेगा, हमने अपने यहाँ पर रिड्यूस कर दिए कैश बुक में। लेकिन बैंक से तो उसने प्रेजेंट करा ही नहीं चेक। तो बैंक में जब उन्होंने चेक प्रेजेंट नहीं करा तो बैंक वालों ने उस अमाउंट को हमारे यहाँ से रिड्यूस नहीं करा अकाउंट में से। तो यहाँ पर क्या हो गया, कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो हमारे लिए तो अभी कैश इंक्रीज़ है पासबुक में और हमने क्या करा, कैश बुक में से डिक्रीज़ कर दिया। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कैश को ऐड कर लेंगे। सेकंड पॉइंट है बेटा, हमारे पास में चेक जमा किया गया परंतु वसूल नहीं हुआ। किसी कस्टमर से हमें कोई चेक रिसीव हुआ, उस चेक को हमने कैश बुक में एंटर कर लिया और बैंक में सेंड कर दिया, लेकिन बैंक से अभी तक उसके अमाउंट जो है हमें रिकवरी नहीं हुई है, हमारे अकाउंट में उसे क्रेडिट नहीं किया गया। तो यहाँ पर फिर दोबारा से क्या होगा, कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। मतलब कि हमने तो अपने कैश बुक में इंक्रीज़ कर दिया कैश, लेकिन बैंक ने पासबुक में ऐड नहीं करा। तो ये हमारे लिए क्या है, कैश डिक्रीज़ है। तो हम क्या कर देंगे, इसे लेस कर देंगे। थर्ड पॉइंट है हमारे पास बेटा, बैंक के द्वारा चेक अनादरित किया गया, चेक डिसऑनर्ड बाय द बैंक। तो अगर हम बैंक में किसी कस्टमर को कोई चेक से पेमेंट करते हैं तो और वो उस चेक को बैंक में प्रेजेंट करता है और बैंक वाले उस चेक को डिसऑनर कर देते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होएगा कि हमने चेक से पेमेंट करी थी तो हम क्या करेंगे, कैश बुक में उसे रिड्यूस कर देंगे अमाउंट को। लेकिन बैंक ने तो उसके पैसे पेमेंट करी नहीं है हमारे अकाउंट से, तो हमारे अकाउंट में पैसे वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। तो इस कंडीशन में कैश बुक और पासबुक के बैलेंस मैच नहीं होंगे। तो ये हमारे लिए क्या है, कैश इंक्रीज़ है। तो हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में इसे ऐड कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास बेटा, चेक प्राप्त हुआ परंतु भेजा नहीं गया, चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंड। किसी कस्टमर से हमें कोई चेक रिसीव हुआ और हमने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन हम जो है किसी भी कारण से उसे बैंक में सबमिट नहीं कर पाए, बैंक में डिपॉजिट नहीं कर पाए। तो ऐसे में क्या होएगा, बैंक में तो पासबुक में ये चेक रिकॉर्ड नहीं होएगा, लेकिन हमने कैश बुक में इसे कर लिया, ऐड कर लिया, यानी कैश इंक्रीज़ कर लिया, जबकि कैश क्या होएगा यहाँ पर डिक्रीज़ होएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे लेस कर लेंगे। फिर है बेटा नेक्स्ट पॉइंट, चेक जमा किया गया परंतु कैश बुक में डेबिट नहीं किया गया, चेक डिपॉजिट बट नॉट डेबिटेड इन कैश बुक। यानी कि हमें एक चेक मिला और हमने उसको जो है बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया, लेकिन अपने कैश बुक में उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो अगर हम इसको डीपली समझने की कोशिश करें कि मतलब कि हमारे पासबुक में तो बैंक ने कैश ऐड कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया, लेकिन हम अपने कैश बुक में उसे ऐड नहीं कर पाए। तो डिफरेंस क्या होएगा इन दोनों का, कि भाई जो है बैंक में कैश इंक्रीज़ हो गया लेकिन कैश बुक में कैश इंक्रीज़ नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में इसको ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारे पास, चेक काटा गया परंतु कैश बुक में क्रेडिट नहीं किया गया, चेक इशूड बट नॉट क्रेडिटेड इन कैश बुक। तो सेम ऊपर वाले की तरह ही पॉइंट है, इसमें भी हमने किसी को चेक से पेमेंट करी और जो है उसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए या नहीं लिख पाए किसी वजह से। तो इसमें क्या होगा कि पासबुक में तो कैश रिड्यूस हो जाएगा बैंक के द्वारा, लेकिन हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा है तो वहाँ पर कैश इंक्लूड है पहले से ही।
तो यहाँ पर जो है कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, कैश को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारे जो है कैश बुक में कैश इंक्रीज़ था और जबकि पासबुक में डिक्रीज़ हो चुका था। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, ग्राहक के द्वारा रकम सीधे जमा किया गया, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर। एक कस्टमर ने हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली कैश डिपॉजिट करवा दिया, तो डायरेक्टली कैश डिपॉजिट करवा दिया तो हमने उसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा, लेकिन पासबुक में वो रिकॉर्ड हो चुका था। तो यहाँ पर कैश बुक और पासबुक का डिफरेंस दोबारा से आएगा। तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे कि इसमें कैश इंक्रीज़ हुआ है तो हम भी क्या करेंगे, कैश बुक में कैश इंक्रीज़ कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारे पास में, बैंक ने गलती से पासबुक में नाम कर दिया, यानी कि बैंक रॉन्गली डेबिटेड इन पासबुक। तो यानी कि बैंक ने बाय मिस्टेक हमारे अकाउंट से पैसे रिड्यूस कर दिए। कैसे रिड्यूस कर दिए, मान लो कि हमने अपने बैंक में 5,000 रुपये जमा करवाए, लेकिन वो गलती से बैंक ने किसी और के अकाउंट में जमा कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा कि हमारे अकाउंट से पैसे वो कट गए। तो हमारे अकाउंट से पैसे कट गए तो इसमें क्या होगा, पासबुक में तो रिड्यूस हो गए और कैश बुक में इंक्रीज़ हो गए। तो हम क्या करेंगे, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हम भी रिड्यूस कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, बैंक ने गलती से पासबुक में जमा कर दिया। जैसे बैंक हमारे अकाउंट से कैश निकाल के किसी और के अकाउंट में डाल दी गलती से, वैसे ही जो है बैंक ने किसी और के पैसे भी हमारे अकाउंट में बाय मिस्टेक जमा कर दिए। ठीक, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमने 500 रुपये जमा करवाए हों, बैंक ने बाय मिस्टेक 5,000 रुपये उसके अंदर ऐड कर दिए हों। तो ऐसी कंडीशन में क्या होएगा कि कैश बुक में तो हमने पैसे जितने जमा करे थे और पासबुक में उससे ज़्यादा निकले, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस जो होएगा उसको कैश बुक में इंक्रीज़ कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, बैंक के द्वारा दिया गया ब्याज। तो हम जो बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं उसके अंदर अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, तो वो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, कैश को इंक्रीज़ करता है। तो अब इसको हमने कैश बुक में तो रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो उसे रिकॉर्ड किया किसमें, पासबुक में। तो हम क्या करेंगे कि बैलेंस को मैच करने के लिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में इंटरेस्ट को इंक्रीज़ कर देंगे कैश बुक में। नेक्स्ट पॉइंट है, बैंक द्वारा ब्याज लिया गया। जैसे बैंक इंटरेस्ट देता है वैसे इंटरेस्ट बैंक लेता भी है। बैंक ओवरड्राफ्ट वाली कंडीशन में जब बैंक हमें जो इस तरह की जो है फैसिलिटी देता है कि हम बैंक में जितने जमा पैसे करते हैं उससे एक्स्ट्रा पैसे निकाल लेते हैं, तो उस कंडीशन में इंटरेस्ट देने के बजाय बैंक हमसे लेता है इंटरेस्ट। या फिर हो सकता है कि हमने बैंक से लोन ले रखा हो और उस लोन पे इंटरेस्ट बैंक हमसे चार्ज कर रहा हो, तो ये हमारे लिए क्या है, कैश रिड्यूस करने वाली कंडीशन है। तो हम क्या करेंगे, कैश बुक में से रिड्यूस कर देंगे। आगे है बेटा, बैंक द्वारा खर्च लिया गया। अब बैंक हमें बहुत सारी फैसिलिटी देता है, ऑनलाइन फैसिलिटी देता है, चेक बुक देता है, और उसका ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो उन सब के क्या होते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपेंस होते हैं, मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, वो बैंक समय समय पर हमसे चार्ज करता रहता है। तो हमें तो पता नहीं चलता कि बैंक ने कितने रुपए चार्ज करा और कब चार्ज किया, तो वो क्या करता है, उसे पासबुक में रिड्यूस कर देता है, जबकि कैश बुक में कैश इंक्रीज़ है, तो हम क्या करते हैं, कैश बुक में उसे रिड्यूस कर देंगे। बैंक के द्वारा कमीशन लिया गया। तो बैंक जो है किसी न किसी फैसिलिटी के बदले कमीशन भी चार्ज करता है, तो बैंक कमीशन चार्ज कर रहा है तो वो हमारे लिए क्या एक्सपेंस है, यानी कि अमाउंट डेबिट हो रही है, तो हम भी क्या करेंगे, उसको कैश बुक में से रिड्यूस कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, इन पॉइंट्सों को हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में एडजस्ट कर बैंक रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।